धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज फिर से एक बार बात करेंगे ट्रंप महान को लेकर, क्योंकि ट्रंप महान ने कई सारे कारनामे अंजाम दे डाले हैं जो चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बने हुए हैं। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पोलैंड में यूरोपीय यूनियन के झंडे जलाए जा रहे हैं और वो भी कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। पोलैंड के ये घोर दक्षिणपंथी लोग हैं जो अपना वर्षगांठ मनाते हैं स्वतंत्रता का। हालांकि वैसे उनको कहें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही, यानी 1918 में ही ये स्वतंत्र हो गए थे। जो टुकड़े थे वो एक साथ हो गए थे। लेकिन इनका कहना है कि जब से यूएसएसआर का प्रभाव आया, कम्युनिस्ट वगैरह आए, तो उसको वो स्वतंत्र नहीं मानते अपने आप को, इसलिए यह उनकी 50वीं वर्षगांठ है। तो इनका नारा है जो मैंने लिखा है कि कल, हिंदी में, कल यह मॉस्को था और आज ब्रसेल्स है, यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है और उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहां यूरोपियन यूनियन का झंडा जलाना, जैसे कुछ समय पहले तक अमेरिका में अमेरिकी देश का झंडा जलाना, उसको देशद्रोह के रूप में नहीं माना जाता है। और यूरोपियन यूनियन तो कोई एक देश है नहीं, संगठन है, यूनिटी है कई देशों का, 26-27 है जितने भी हैं। तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग अपना स्वतंत्र रहें। लेकिन यह लोग जो हैं सो खुद ही मानसिक रूप से गुलाम है, स्वतंत्र नहीं है। जी, ये 50 साल वाला फिगर मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या झगड़ा है? इन्होंने कैसे निर्धारित किया इसका? जो पूरा है ना, आप उसे जोड़ेंगे तो 100 वर्ष अधिक बनता है। लेकिन जब यूएसएसआर सत्ता में आया, तब से जो कम्युनिस्ट यानी तथाकथित रूप से समाजवादी देश बना, उसको कहते हैं कि हम गुलाम थे, मास्को का अधीन थे, वो स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए उस पीरियड को निकाल दे रहे हैं, इसीलिए 50 वर्ष हो रहा है। चलिए, जॉर्जिया में क्या बवाल हो रहा है सर, और वहां पर कैसे तुर्की का एक जो है सेना का विमान गिर गया, कई लोग मर गए, और वो भी अजरबैजान से वापस आते हुए। हाँ, ये अजरबैजान से वापस आ रहा था, जॉर्जिया के बॉर्डर पर जो एयर स्पेस था। और इसका वीडियो मैंने देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा। करीब 30-35 हजार फीट के बीच में था और वहां पे सडनली डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी उसका मटेरियल फेलियर कहिए, स्ट्रक्चरल फेलियर कहिए, वो चीज हुआ। हालांकि ये C-130 जो है, C-130 जो जहाज है, हरकुलस इसको कहते हैं, बहुत ही रिलायबल जहाज था। और दुनिया में यह मीडियम रेंज का कार्गो प्लेन के रूप में, पैसेंजर कार्गो जो भी लेके जाता है उसके रूप में बड़ा ही मतलब वो था। इसका एक तरह से कहें तो प्रचार प्रसार और इसकी मतलब इज्जत थी, रेस्पेक्ट थी। लेकिन जिस ढंग से टूटा है, सारा इज्जत मतलब जो गया ही गया। और वैसे इनके पास जो मॉडल था, जो पर्टिकुलर जहाज जो जल गया, बर्बाद हो गया, इसमें सारे लोग मर गए, वह 57 साल पुराना था। तो आप देखेंगे कि मिलिट्री जो है, सिविल में इतने पुराने जहाज शायद ही चलते हैं, कहीं दर किनारे हो, फिलीपींस में हो, मछली उठाने के काम में हो, कार्गो के रूप में है। लेकिन मिलिट्री वाले अपने उड़ाते रहते हैं जब तक कि वहां हंगामा ना हो जाए और मरने का रेट बहुत ज्यादा ना हो जाए। जी, दो चीजें यहां पर आपने कही, एक मिलिट्री और एक जहाज। तो मुझे लगता है रूस से जुड़ी जो खबरें हैं जहाज और मिलिट्री से, उनका ही जिक्र कर लेते हैं। मिग-31 को चुराने की क्या कोशिश की जा रही थी सर? ये पूरी कोशिश है, खासकर यूके का, और यूएसए तो है ही साथ में, E3 जितने भी देश हैं वो सब, कि रूस को जितना तबाह किया जा सके। आपको याद होगा कि डीप में जाके जितने भी इनके स्ट्रेटेजिक प्लेन थे, स्पेशली मिग-31 यही वाले थे, और सुखोई 57 थे, वहां पे इन्होंने अंदर जाके ड्रोन से उस पर अटैक करके किया था। और इनका दावा था कि 25% उनके स्ट्रेटेजिक विमान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस पर्टिकुलर मिग-31 को इसलिए लाना चाहते थे, दो कारण नजर आ रहा है, पूरा खुलासा नहीं है। एक तो यह है कि उसका जो टेक्निकल नो हाउ है, उसके जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो जो है उसको इंटरसेप्ट करना, अभी तक जितना भी पेट्रियट अमेरिका का जितने भी मिसाइल सिस्टम है, वह
नाकाम हो चुके हैं। यहां तक कि फ्रांस के मैक्रो भी इस पे हंस दिए कि देखो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम वहां इनके किंजल के सामने वो नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत जबरदस्त बर्बादी हो रही है। तो ये सब टेक्निकल नो हाउ करने के लिए वहां पायलट और को पायलट या नेविगेटर को यह जी। मिलियंस दे रहे थे, 3 मिलियन। आप सोचिए $30 लाख मतलब रुपया में लगाए तो करीब 25 करोड़ रुपया के आसपास होगा। और जहां भी आप यूरोप में रहना चाहे वो सब चीज था। लेकिन वहां के इंटेलिजेंस वाले यहां पे फेल कर गए, क्योंकि रूस का इंटेलिजेंस ये पता कर लिया और ये लास्ट मोमेंट तक उसकी कर रहे थे कि हम इसका पता करेंगे। लेकिन दूसरा इसका एंगल है जो कि ज्यादा खतरनाक है। ये लोग जहां जा रहे थे, जिस देश में उड़ के आते थे ब्लैक सी से होते हुए, और रोमानिया में जाने वाले थे, और वहां पे इनका प्लान था कि इस जहाज को, पायलट को इंस्ट्रक्शन था कि इस साइड से, इस रूट से, यानी ढूंढने में दिक्कत ना हो, और रोमानिया के ऊपर आते ही इसको मार के गिराने का था। और जिस तरह से ड्रोन्स का हंगामा मच रहा है कि रूस के ड्रोन्स आ रहे हैं, ये शोर मचाते कि रूस ने हम पर आक्रमण कर दिया, उसका कुछ काउंटर अटैक करते, यानी उसको बृहद रूप में फैलाने की जो इस एस्केलेट करने की जो कोशिश थी वो इनके पीछे था। बहुत ही ये लोग मतलब युद्ध जीवी हैं, ये लोग युद्ध के ही आधार पे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जनता को ठीक मूर्ख है। बनाया हुआ है। हालांकि यूके, रोमानिया, नेटो सब ने कहा है कि रूस का बकवास कर रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जी नहीं, रूस तो और उसके फौजी तो यूक्रेन के बड़े कस्बों में टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उन्होंने और जगह कब्जा ली है। क्या वाकई में रूस कब्जाते हुए आगे बढ़ेगा या कोई समझौता निकल के शांति स्थापित हो पाएगी? जहां तक कब्जा करने की बात है, दो बड़े क्षेत्र, एक पोक्रोवस जहां की यूक्रेन का एयर डिफेंस तो तकरीबन नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन जो ग्राउंड डिफेंस है, काफी गड्ढे करके जो इन्होंने बंकर ये वो बनाया है, बड़ी कंक्रीट बनाया है कि नॉर्मल बॉम्ब से नहीं उड़ेंगे। उनका स्पेशल जो बॉम्ब है 500 केजी से लेकर 3000 केजी वाला, वो गिरा एक एक बिल्डिंग, एक एक बंकर को मार रहे हैं। पोक्रोवस के, यानी यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्र है। दोनेस्क जो इनका राज्य है उसका हिस्सा है, ओब्लास्ट कहते हैं वहां पे। और दूसरा ऊपर चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आएगा, खारकोव दिशा में, यह है कुपियांस, जो करीब 1-1.5 साल पहले आक्रमण जो इन्होंने किया था और रूसी सैनिक पीछे आ गए थे, उसको भी घेर लिया है। यहां पहले बारे में इन्होंने 90% से अधिक क्षेत्र में, दूसरे वाले में 60 से अधिक कर लिया है। और बहुत सारे यूक्रेन के सेना आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी नजर नहीं आ रहा है कि यूक्रेन के जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है जो मरने को तैयार है, कहीं से आत्मसमर्पण करने को तैयार है। जहां तक युद्ध बंदी की बात है, लावरोव ने फिर दोहराया कल या परसों कि जो हमारा 2 लक्ष्य था वो पूरा नहीं होगा तो युद्ध बंदी का कोई मायने नहीं बनता है। पहला डीनाजिफिकेशन, यानी जो नाजी वाले जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, एक्सट्रीम राइट विंग, उनका खत्म करना, और यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन तो मेरे नजर में होगा, लेकिन नाजी का या फांसीवाद जो है, यदि आपके यहां पूंजीवाद है तो वह उसमें उभरेगा, जैसे भारत में आया है। जी इसी के साथ अगर एक खबर और जोड़ के बात करें कि एक तरफ तो जहां रूस बढ़ता जा रहा है और वहीं यह यूक्रेन के राष्ट्रपति के जो करीबी हैं, 100 करोड़ के घोटालों में फंसे हुए हैं, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो देखते हैं ये पूरी कहानी कहां तक चलती है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों का। परसों यानी आज जो है सोमवार की शाम एक ब्लास्ट हुआ राजधानी दिल्ली में, और उसमें कई लोग मारे गए, 12-13 लोग बताए जा रहे हैं, कोई 8-9 बता रहा है, ये भी क्लियर नहीं किया जा रहा आज तक। लेकिन एक चीज में एहतियात बरती गई कि इस बार सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। लेकिन कल जैसे ही पाकिस्तान की अदालत के बाहर ब्लास्ट हुआ और 12 लोग मरे, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सीधे बोलने लगा कि तालिबान के साथ मिलकर भारत ने कराया है। तो एक तरफ शांति है और एक तरफ से आक्रामकता है। क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर तो अभी नहीं लगता, बिहार का चुनाव खत्म हो गया, 1 हफ्ता पहले हुआ रहता तब ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात हो सकती थी। अभी मुझे नहीं लगता है, देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन 1 से शुरू हुआ और 2 में यहां पे जो दिल्ली में जो किया गया, या इस तरह के आतंकवाद का हम हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। भारत का हाथ इतना डायरेक्ट, इतना मजबूत यदि हो गया है कि टीटीपी के थ्रू अगले ही दिन वहां बदला लेता है। मुझे इसमें संदेह है, ना ही भारत इस तरह से करेगा। लेकिन यदि है तो पाकिस्तान के लिए सही संभलने का मौका है। यदि आप अपने यहां
आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, उसके आधार को मजबूत करते हैं, खाद्य पानी सींचते हैं और ये कहें कि उसका एक हिस्सा हमारे खिलाफ नहीं होगा, खासकर जो आप स्थिति कर रहे हैं, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनने के लिए पूरी तरह से तड़प रहा है। दूसरी तरफ ये जो बम गिरा है, टीटीपी के लोगों ने कहा है कि हमने कोर्ट में इसलिए आक्रमण किया, 2025 से करीब 10 साल पहले भी एक हुआ था जिसमें काफी लोग मारे गए थे, कोर्ट में ही मारा था। यह जो था कोर्ट में नहीं पहुंच सका तो बाहर पुलिस वाले के साथ ही इसने अपना काम तमाम कर दिया और आत्मघाती हमला है। तो उनका कहना है कि यह जो कोर्ट है इस्लामाबाद का वो अन इस्लामिक है, इसलिए हम उसको खत्म कर रहे हैं। अब इसका कोई अंत नहीं आएगा। तुम्हारे हिसाब से इस्लामिक है, पाकिस्तान कम इस्लामिक तो नहीं है मेरे हिसाब से। और इस तरह का झगड़ा और इस तरह का लड़ाई और आतंकवाद का सहारा लेना, इससे जितने साम्राज्यवादी देश हैं बहुत खुश होते हैं जी। लेकिन इसमें एक पहलू तो रह ही गया ना सर कि हमारी तरफ से पाकिस्तान पे उस तरीके का अटैक जुबानी तौर पे भी नहीं किया जा रहा। क्या इस बार पाकिस्तानियों को छोड़कर, मैं सीधे पूछना चाह रहा हूं सवाल क्योंकि लग भी ऐसा ही रहा है, यहां से डॉक्टर पकड़, वहां से डॉक्टर पकड़, फला को पकड़, क्या इस बार जो भारतीय हैं उन्हीं को अंदर ठूसना है, इसलिए चलो उसका नाम नहीं लेते हैं? इसकी संभावना है। प्लस जो बिहार का चुनाव था, खैर कल खत्म हो गया, उसके पहले यह बताना कि पाकिस्तान ने किया है तो विपक्ष कहता तो तुम क्या कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ, ये टैक्टिकली इन्होंने सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने करवाया होगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। नंबर 3, यह क्लैरिफाई नहीं हुआ। शुरुआती दौर में बड़े ओपनली कहा गया कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जो जनता ने देखा समझा, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं हुआ। फरीदाबाद में जो बारूद का जो चीज पाया गया, चुनाव के बाद से कहा गया, पुलिस ने संभव तक कहा, इस पर मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर देखा है कि वह बारूद जो है पटाखों का था, ना कि यह मतलब बॉम्ब बनाने वाला था। हालांकि वही बारूद का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता नहीं किया जा सकता अलग है। और इन्होंने बहुत सोच समझ के, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी जल्दी जल्दी मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाकी लोगों में कि किस पर यह किया जाए, क्या किया जाए, किस तरह से। जो भी हो गया, अब उसका इस आपदा का को अवसर में कैसे बदले कि सोचने की प्रक्रिया में जल्दी में उन्होंने सोचा है, ये रास्ता ढूंढा है। आने वाले समय में हमें पता लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है जी। एक पहलू यहां पर यह भी बनता है कि देश में आतंकवादी हमला हो रहा था और खुद जाके भूटान में वहां के राष्ट्रपति का जन्मदिन मना रहे थे। जब भी आतंकी हमले होते हैं, जब भी ऐसी वारदातें होती हैं, तो आप इतिहास उठा के देखिए, कहीं ना कहीं नजर आते हैं, लेकिन इस मुद्दे को छोड़ते हैं। चलिए, भारत और पाकिस्तान तो नहीं भिड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद में अदालत के बाहर हमला हुआ और जिस तरीके से वाना जो पाकिस्तान का इलाका है, वहां पे 650 बच्चों को मारने की कोशिश की गई आतंकी हमले के जरिए, नाकाम हो गया वो, तो उसके बाद लगता है तालिबान से जरूर भिड़ेंगे, अफगानिस्तान पे जरूर हमला होगा। हालांकि तालिबान ने इसकी निंदा की है, इस आक्रमण का निंदा किया है, लेकिन यदि वास्तव में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ना लड़ें, और खासकर ये जो जितने भी आतंकी होते हैं, धर्म तो छोड़ ही दीजिए, इंसान भी नहीं रहते। बच्चों की हत्या करना, औरतों को अगवा करना और जिस ढंग से काम करते हैं, बड़ा ही जघन्य अपराध है और कहीं भी इसमें बहादुरी जैसा चीज नहीं बनता है। और इसलिए यह अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर भी, पाकिस्तान अपने आप को खंगाले, अपने अंदर में देखे कि वह क्या कर रहा है, और अफगानिस्तान यह सोचता है कि टीटीपी को जिंदा रख के वह कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा और आगे बढ़ेगा। तो वह यह भी सोचना बंद कर दे कि अपने यहाँ के जितने भी उसके यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसका व्यापार करेगा, अपने देश की तरक्की करेगा, वह भूल जाए। उस हालात में बाहर से कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं आना चाहेंगे जहां पे इस तरह का माहौल बनता है जी। आपने 2-3 दिन पहले काफी हद तक स्थिति साफ कर दी थी, लेकिन आज फिर भी एक बार मैं सवाल उठाना चाहता हूं चाइना की खामोशी को लेकर। कतर, तुर्की कुछ भी कर रहे हो, वहां जाके इनकी मीटिंगें हो रही, चाइना जिस तरीके से खामोश बैठा हुआ है, हालांकि ईरान एक्टिव हुआ था, आपने पर बताया कि उसका अपना पानी का मुद्दा है, वो इसलिए एक्टिव हो रहा है, दोनों के बीच समझौता हो जाए। क्या चाइना चाह रहा है कि ये आपस में लड़कर थक जाएं, उसके बाद वो आए? चीन के विदेश नीति को हमें यहां पर समझना होगा दोबारा तिबारा बार बार। बहुत ही गहराई है, लेटेंट हीट, यानी हिंदी में गुप्त ताप कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री पे पहुंच जाए, डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब भी नहीं खौलता है, कुछ हद तक ताप लेते रहता है और तब जाके खौलना शुरू होता है। तो इसको हम गुप्त ताप या लेटेंट हीट कहते हैं। वही चीन के विदेश
विदेश नीति में है वह अचानक नहीं होता है। जो भी अंदर अंदर कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप खामोश बैठा होगा, बहुत सारी बातें उसकी हो रही होंगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हैं, राष्ट्रपति है, वही स्थिति अफगानिस्तान और तेहरान यानी ईरान और बाकी लोगों से भी हो रही होगी, और सोच रहा होगा कि कैसे किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर में जो लिथियम का भंडार है 3 से 4 ट्रिलियन के बराबर हो गया है, जो आगे आने वाले समय के लिए एनर्जी के लिए पूरे विश्व में लड़ाई चल रहा है, एनर्जी सेक्टर के लिए चल रहा है, तेल से लेके अब रेयर अर्थ पे चले गया है। भाई देव एक बात बता दूं कि मैग्नेट का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। ट्रंप कल भाषण दे रहे थे और कहते हैं कि चाइना रोक रहा है, रेयर अर्थ कर रहा है, वो कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं, मैग्नेट जरूरी है वहां। एंड अंग्रेजी में बोलते हैं नो बडी नोज व्हाट मैग्नेट डज, व्हाट इज मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं। तो उसी तरह की बात बोल दी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा होता है। सब लगता है कि दुनिया के जितने नेता है एक दूसरे में आपस में चचेरे ममेरे फुफेरे भाई हैं। खैर, तो जो भी है, तो यहां पे ऐसा नहीं है कि चीन शांति से बैठा हुआ है, कर रहा अंदर ओपनली ओवर्टली, यानी बाहर से नहीं बोलने की बात है, वह जरूर लेगा और अफगानिस्तान को बताएगा कि भाई इसको रोको, नहीं तो तुम्हारे यहां करना मुश्किल होगा। जी, क्या चाइना इसलिए भी खामोश है या इसलिए भी तमाशा देख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान तालिबान यानी कि अफगानिस्तान भारत के ज्यादा करीब दिखने की कोशिश कर रहा है कि भैया ठीक है, अब उधर ही जा तू, अब एक बार तुझे ही देख लेते हैं क्या करेगा। नहीं, उसकी संभावना तो है ही है। देखिए, एक जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कम कर रहे हैं, यानी केवल अमेरिका जो यूनिपोलर बन गया था यूएसआर के खत्म होने के बाद से, उसमें केवल अमेरिका ही का यूएस डॉलर या उसकी हेजेमोनी नहीं कमजोर हो रही है, बल्कि कई जगह जो छोटे छोटे रीजनल पावर है वो भी, उससे भी जो उसके सैटेलाइट के सब सैटेलाइट जो थे वह भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्वतंत्रता ले रहे हैं। और पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण रीजनल पावर इसलिए है, ना कि इकोनॉमी पावर है और मिलिट्री पावर थोड़ा मोड़ा हो, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और अरब सागर से जो भी है उसका बहुत सारा उसका ओपननेस है, जियोग्राफिकली भी वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसलिए यहां पे सारी बातें देखिए तो चीन को कहीं ना कहीं से ये चीजें अफगानिस्तान को उस हद तक स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरी तरह से दबाना चाहे तो तालिबान किसी से दबा नहीं है, उसका इतिहास रहा है। और इस हालत अब एक्चुअली तालिबान नहीं कहना चाहिए, अफगानिस्तान की जनता को कहें, अब तालिबानी में कन्वर्ट हो गए, या तो कुछ दशकों की बात है, नहीं तो पहले की वहां की लोग और महिलाएं बड़ी स्वतंत्र और ढंग की पॉजिटिव थिंकर्स थी। तो उस हालात में उसको कंट्रोल करना यह चीन बखूबी समझता होगा, ऐसा नहीं केवल हम ही लोग इस बात को समझते हैं। जी, वैसे एक पहलू यह भी हो सकता है सर कि पाकिस्तान ज्यादा ही अमेरिका की गोद में खेलने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना ने कहा होगा कि छोड़ दो फिलहाल इसको, इसके हाल पर, जाएगा कहां, आएगा तो यहीं, फिर दबोच लेंगे। यहां अब शुरू कर लेते हैं खबरों की गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में तो अड्डा बना नहीं पाया अभी तक अमेरिका, उसने शुरुआत नहीं की है, लेकिन सीरिया में अड्डा बनाने जा रहा है, और वो भी बिलियंस डॉलर खर्च करके। और सवाल यहां पे पैदा होता है कि क्या रूस वहां पर अड्डा बना के पहले से बैठा हुआ है इसलिए वहां पे अड्डा बनाया जा रहा है, या इराक में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद अमेरिका के पैर उखड़ रहे हैं, परिस्थितियां क्या हैं, अड्डा क्यों बनाया जा रहा है? अड्डा कहने के लिए जो ऊपर से कहा गया वह है कि उसको देखेगा, मतलब ओवरसी करेगा जो गाजा में सीज फायर हुआ, युद्ध बंदी हुआ, ताकि उसमें गड़बड़ी ना हो। इसलिए उसका यह जो सैनिक अड्डा होगा 500 मिलियन का है, तकरीबन ½ बिलियन के बराबर है, तो लेकिन बहुत बड़ा मतलब राशि है यह। और वहां पे मतलब एक काफी बड़े क्षेत्र में जो कि गाजा से सटा हुआ, वहां पे चीज बनाएगा। और उसमें केवल इसी के नहीं होंगे, इसके हजारों 10-20 हजार इसके सैनिक हो सकते हैं, लेकिन जो एक प्लान है इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसका भी होगा। यानी वो पाकिस्तान से जाए या सीरिया से नहीं, जॉर्डन से जाए या जहां से भी जाए, सब मिला के होगा। और वह निश्चित रूप से वहां पर मोसाद के भी लोग होंगे जो नहीं कर रहा। हालांकि अमेरिका ने कहा कि नहीं अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन यह बाहर में आया है, बताया गया, तो निश्चित रूप से अमेरिका का प्लान है, चूंकि वह पूरी की पूरी गाजा पट्टी यानी पैलेस्टीन को अपने अधीन में करके और आगे की भविष्य सोच रहा है। क्योंकि यह भी शायद हमारे जनता को पता होगा जो आ रहा है कि ट्रंप के दामाद जो है वहां पे कुछ जमीन लेना चाहते ताकि वह बड़े बड़े रिसोर्ट और मॉल और वो समुद्र के किनारे जो बनते वो सब बनाना चाहे, ताकि वहां से मिलियन नहीं बिलियन में कमा सके। जी, हालांकि उन्होंने विरोध किया है।
जी बोलिए। एक पहलू ये भी तो उभरता है ना सर कि सीरिया में अड्डा बना दो, और सीरिया को खंड खंड करने की बातें हो ही रही हैं। सीरिया के जरिए इराक को भी खंड खंड करेंगे। उस प्लानिंग के तहत अमेरिका वहां पे बने रहना चाहता है ताकि वो इसराइल को और मजबूत करे। या बिल्कुल है। इसराइल के बाद, इसराइल में तो बेसिक इनका बेस ही है। पूरे अरब कंट्रीज में इन्होंने 10-12 देशों में और 15-16 ठिकानों पर अपने अड्डा बनाया, लेकिन उस सब का यह सही में कहें तो उससे बहुत बड़ा अड्डा होगा, बेस होगा, जिसमें एयर नेवल थोड़ा दूर में हो सकता है करें। और जितने भी बाहर के लोग हैं इसमें आप देखें तो अभी आपके अल शरा जो हैं सो वाशिंगटन पहुंचे हुए थे, ट्रंप से मिल रहे हैं। सबकी कोशिश है, जिसमें सऊदी अरबिया और तुर्की भी शामिल है, कि ईरान के महत्व को, ईरान के दबदबा को जो भी है कम तो हो ही गया, खत्म किया जाए। और अमेरिका का लॉन्ग टर्म यानी आगे दशकों आने वाले में इस बेस के थ्रू इसराइल के बाद से दूसरा बड़ा बेस होगा, जिससे पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में यानी अरब वर्ल्ड में पूरे के पूरे दबदबा बनाया जा सके। और यहां इनकी रैपिड फोर्सेज होंगी जो कि बाकी जगहों के साथ मिलकर, सीरिया इराक तो छोटे छोटे हो ही गए, लेकिन बाकी जितने भी, जिसमें सऊदी अरबिया भी है, चूंकि वह सिक्योरिटी चाह रहे इसलिए वहां फोर्सेज होंगे, ईरान को नलीफाई करके, रूस को बाहर करके, आगे आने वाले समय में जितने यहां के तेल के जो बच्चे खच्चे हैं आज रहेंगे, उससे पूरी तरह से वो अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि लैटिन अमेरिका गायब हो रहा है, अफ्रीका में बड़ी मुश्किल हो रहा है। जी अच्छे। अब यहां पे एक चीज और है, अहमद अल शरा दावा कर रहे हैं, ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब मैं अब अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस से लड़ूंगा। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, कल तुम ही आईसिस चला रहे थे, आज तुम लड़ोगे। लेकिन यहां पे ये बताइए, ये रूस का अड्डा पहले से वहां पे मौजूद है, तो रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आके अपनी दुकान खोल ले वहां पे? रूस अभी कुछ खास कर नहीं सकता, जो उसकी स्थिति बनती है कुछ खास कर नहीं सकता। उसका छोटा सा अड्डा, बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 2000 के आसपास थे, जब तक वो मतलब बशर अल असद, हाँ वो पहले वाले राष्ट्रपति जब तक वहां पर थे तब तक उनको बड़ी मदद की, लेकिन जब हट गया तो काफी हिस्सा इन्होंने जहां तहां से लीबिया होते हुए वापस भी कर लिया है, और उतना ही रखना चाहेंगे पश्चिमी सीरिया में। सीरिया का राष्ट्रपति अभी उनको देख के गया कि ठीक है आप रख सकते हैं, चूंकि खुद ही पहुंचा था वहां पे मॉस्को में और पुतिन से मुलाकात हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण आदमी बन गए हैं। एक छोटा मोटा मतलब एक मेट थे, मतलब हेड थे अपने आईएसआईएस के, अब कहते हैं कि जो उस आईएसआईएस के खिलाफ लड़ेंगे। ओबामा ने कहा ही था गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। तो गुड टेररिस्ट वो हैं जो इनके साथ है, उनको तो नहीं मारेंगे, बैड वो है जो इनके साथ नहीं है, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। उस बैड टेररिस्ट में ईरान आता है। जी यहां भी नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था बहुत हुआ, गुड तालिबान के बैड तालिबान, और यहां तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, क्योंकि धंधे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई धर्म नहीं है। अब चलते हैं ट्रंप मान से जुड़ी खबरों की तरफ। गौमांस की कमी हो गई है, महंगा हो गया है, और इसके लिए विदेशी जिम्मेदार हैं अमेरिका में। विदेशी ही जिम्मेवार नहीं, इनके अपने यहां भी हैं जो फूड पैकर्स है, मतलब जो बीफ है जो पैकिंग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो रैंचर्स कहते हैं, कैटल रैंचर्स जो पालते हैं, पशु मवेशी पालते हैं, वो बेचते हैं, वहां से जाता है कहीं और, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, और जब तक कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है दाम बहुत बढ़ जाता है। तो यह तो पूरे हर पूंजीवादी देश में, हमारे यहां आप देखें तो टमाटर जो किसान बेचते हैं या प्याज बेचते हैं वो 2 से 5 रुपए किलो बेचते हैं, हम 30 से 40 रुपए खरीदते हैं, कभी कभी 150 रुपए खरीदते हैं। यह तो हर जगह का है। आप इन बिचौलियों को खत्म, पूंजीवादी व्यवस्था में खत्म कर देंगे, बेवकूफी वाली बात है। और जनता को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भाई गलती हमारी नहीं है, जो पैकर्स है वो बदमाशी कर रहे हैं, और जिसमें विदेशी पैकर्स भी हैं, यानी करें कि उनके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा वगैरह वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इनके बस की चीज नहीं है। यह मोनोपोली कैपिटलिज्म वहां है, इस तरह की चीजें होंगी। जी जीएसटी कम कर दिया है, देखो इस पे जश्न मनाओ। हंगामा करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, कोई इसका जवाब नहीं पूछता कि भाई ये बता कि इतने साल तक लूटा क्यों। अब बात करते हैं शटडाउन को लेकर, जो खत्म हो गया है और हुआ है डेमोक्रेट्स की वजह से। और ये डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन के साथ जिस तरीके से गए हैं, उससे पूरे अमेरिका नहीं दुनिया में चर्चा हो रही है कि भैया जोहरान ममदानी उधर चुनाव जीता, इधर डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करा के बजट पास करा दिया, और चक शूमर जो जोहरान ममदानी के चुनाव के खिलाफ थे वो ट्रंप के साथ चले गए।
ये हो क्या गया है? इसके कई पहलू हैं, छोटे से संक्षिप्त में जैसे कुछ बातें हैं। पहली बात है कि शटडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है अच्छा। और यह बजट मतलब पार्शियली हो गया है। सरकार को इसमें कुछ पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था जिसमें फंसा हुआ था, डेमोक्रेट्स ने ओबामा के टाइम से ओबामा केयर जो बनाया था उसने, है ना, अफोर्डेबल केयर एक्ट, यानी जनता को सस्ते दर पर मेडिकल फैसिलिटीज मिले। मेडिकल फैसिलिटीज हर जगह बहुत महंगा हो रहा है, भारत में बहुत जगह महंगा हो गया। तो पहले महंगा कर दो, लूटो, उसका एक हिस्सा सरकार बनाती है कि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, सस्ते में कुछ लोगों को मिल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि पहले जैसा हो गया है। तो इस चीज को इन्होंने डिले कर दिया, इस पर तैयार नहीं हुए। अगला वोटिंग होगा जो 30 जनवरी को होगा, उस पर डिस्कशन इस पर होगा कि हम इस अफोर्डेबल जो केयर एक्ट है उस पर हम क्या करें। अभी उसकी मान्यता नहीं मिली है। जहां तक चक शुमार की बात है, दूसरा हिस्सा, इन्होंने वोट नहीं दिया रिपब्लिकन के साथ, लेकिन इन्होंने तोड़ा। जो इनको मुख्य रूप से 7 की जरूरत थी, ये 8वें है। तो कुल मिला के रिपब्लिकन 53 और डेमोक्रेट्स 47 थे, 60 वोट की जरूरत थी। एग्जैक्टली 60 को तोड़ के चले गए, 60 मिला है। यदि नहीं होता तो लास्ट मोमेंट में ये वोट देते। तीसरा, ये खुद जिसकी आप बात कर रहे हैं चक शुमार की, यह वहां के मिनॉरिटीज के हेड है, यानी उसमें सेल होता है, जैसे कांग्रेस में भी वो मिनॉरिटीज का एक सेल होता है, उसी तरह यहां का हेड है, उसके हेड हैं ये। और इस पर बड़ा हंगामा किया गया कि इनको हटाओ, ये जो सो बकवास कर रहे हैं। बाय द वे, इनका चौथा हिस्सा यह भी है कि पहले की लड़ाई में जो इराक के ऊपर आक्रमण किया गया था, और अभी जो बाइडेन के समय में जो मतलब बिना शर्त के जो चेक दिया गया था, जिसकी आपने बात की थी, नेतान्याहू को कि जहां इस्तेमाल करो, इसमें इन्होंने हाँ किया था दोनों जगहों में। बाकी सब तो ये डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन, अब मेरा एनालिसिस कोई मायने नहीं रखता है। मुख्य रूप से जनता को समझना होगा कि तुम्हारे हेल्थ केयर को भी यह लूट रहा है। इराक पर आक्रमण करवाया, यहां पे जनसंहार में हिस्सेदार है, हर तरह से है। तो किस तरह से तुम क्यों सोच रहे हो कि डेमोक्रेट को हराओ, रिपब्लिकन को लाओ, रिपब्लिकन को फिर से हरा के डेमोक्रेट लाओ? इससे भैया बाहर निकलो। ये बेकार का जो कोल्हू की बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हो, उसमें ना घूमो जी। अगर मैं अपनी ही बात पे रहूं, मैं ये कहूं कि ये जो जोहरान ममदानी का चुनाव हुआ है और जिससे युवा पीढ़ी को उभरती हुई दिख रही है डेमोक्रेट्स के अंदर, क्या उससे खुद डेमोक्रेट्स भी डर गए हैं और इन युवाओं को रोकने की कोशिश में रिपब्लिकन्स के साथ मिल गए हैं? जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि वो फ्री बसेस देंगे, ओल्ड पीपल का करेंगे, अनाज बेचने के सेंटर जो है सस्ते वाले वो सब एक्स्ट्रा खुलवाएंगे, ताकि जो गरीब जनता है जिस हालत में रह रहे, जिनके बीच में इन्होंने काम किया, जिसके लिए यहां तक कि इनको यहूदियों और क्रिश्चियन सबका वोट मिला, इनको मुसलमानों का क्या वोट मिलेगा? कुल मिलाकर 2-2.5% थे। यानी वास्तव में इन्होंने जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, 2-2.5% तो मुसलमान ही है वहां पे सारा जी। तो कुल मिला के इन्होंने जो कहा, डेमोक्रेट्स के ही लोग कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। यानी जो मुनाफा ये लूट रहे हैं, वह डेमोक्रेट्स भी नहीं तैयार हैं कि उसका एक भारी हिस्सा मुनाफा का वापस जनता को दे दिया, उसके लिए तैयार नहीं है। और यह वहां की न्यूयॉर्क की जो गवर्नर है वो भी कह रहे हैं कि शायद संभव ना, ये लोग नहीं करेंगे। ममदानी को डांट डपट के कुछ हद तक छोटा मोटा देंगे, मजबूरी दिखाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है कुछ मिल भी जाए, देखते हैं जी। चलिए, वक्त का तकाजा है, चलते चलते बात कर लेते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया फिर भिड़ रहे हैं, जबकि ट्रंप ने साउथ कोरिया जाकर, बल्कि साउथ कोरिया में जाने से पहले ही कह दिया था कि देखो मैंने ये 8वीं जंग है जो रुकवा दी। हालांकि उस वक्त भी एक विदेश मंत्री बिगड़ रहा था। तो इसको कैसे देखते हैं? विदेश मंत्री दोनों तरफ से तैयार नहीं थे, खुश नहीं थे। और थाईलैंड का एक सैनिक कहीं ना कहीं उसको माइंस में वो लग गया और 4 सैनिक घायल हो गए, एक्सप्लोड कर, मरा कोई नहीं। और कहते हैं, इनका कहना है कि कंबोडिया ने जानबूझ के युद्ध बंदी के बाद ये लगाया। कंबोडिया कहता है नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो अभी जहां तक जंग बंदी की बात है, उसको सस्पेंड किया गया, ना कि बंद किया गया है। यानी युद्ध फिर से भड़क सकता है, क्योंकि 4 सैनिक इधर से घायल हुए हैं, तो आंख दिखाना जरूरी, तो हो सकता है उधर से भी कुछ मारे। देखते हैं क्या होता है। ट्रंप का जो भी दावा है जो करते हैं, वह ऊपर दिखावे के लिए, वैसे ही जैसे कोई भी दक्षिणपंथी नेता करता है, और इसमें कुछ भी नयापन नहीं है, सब बाकी सब झूठ बोल रहे हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है,
देखते हैं क्या चीजें और कैसे बदलती हैं। परसों जब चुनावी नतीजे आएंगे बिहार के, उसके बाद इस देश के अंदर जो एक नया लोकतंत्र करवट लेगा, लोकतंत्र के रूप में जो तानाशाही करवट लेगी, क्या वो रुकेगी या और खतरनाक स्तर पर पहुंचेगी? क्योंकि लोग बिहार के चुनाव से सोच रहे थे कि शायद कुछ लगाम लग पाए, क्योंकि बिहार जो है वो लोकतंत्र की एक तरीके से हिफाजत करने के लिए जाना पहचाना जाता है अंग्रेजों के जमाने से ही। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।